हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुरमीत सिंह। और ये हिस्ट्री की क्लास है। इसमें हम आज शुरू करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, या हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले हमने नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मतलब पाषाण काल पूरा कंप्लीट कर लिया है, और ताम्र पाषाण काल प्लस महापाषाण काल ये भी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद इतिहास के जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत भी आपको सब बता दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। अभी ये हम इतिहास पढ़ रहे हैं, और इतिहास में मैंने आपको बताया था प्राक ऐतिहासिक इतिहास और आधे ऐतिहासिक इतिहास और ऐतिहासिक इतिहास, ठीक है। तो हमने प्राग ऐतिहासिक इतिहास को कंप्लीट कर दिया। उसमें पाषाण काल, महापाषाण काल, ताम्र पाषाण काल ये सब आता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो आता है आधे ऐतिहासिक, ठीक। जो हमने प्रागैतिहासिक, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रागैतिहासिक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा आता है आद ऐतिहासिक। जैसे दोस्तों पहले भी बताया कि आद ऐतिहासिक उसको बोलते हैं जिस इतिहास के हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं पर वो पढ़े नहीं गए हों, या फिर वो उस काल के इतिहास को डिफाइन ना करते हों, ठीक है। सिर्फ मिलने भर से साक्ष्य तो मिले हैं पर पढ़े नहीं गए, क्लियरिटी नहीं है इतिहास की, इसीलिए इसको बोलते हैं आद ऐतिहासिक। मतलब जो इतिहास के बारे में सिर्फ आधी जानकारी देता है, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो होता है ऐतिहासिक, ठीक है। तो ये हम बात अभी इसके आगे पढ़ेंगे। अभी जो फिलहाल हमारा जो टॉपिक रहेगा आद ऐतिहासिक, ठीक है। आद ऐतिहासिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। क्या है सिंधु घाटी सभ्यता, या इसको क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। अब यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, ठीक है। एक तो होता है सभ्यता और एक होता है संस्कृति, ठीक है। हड़प्पा कालीन संस्कृति आप पढ़ते होंगे, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, ये सभ्यता, हड़प्पा, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यों हम एक को संस्कृति बोल रहे हैं, क्यों हम एक को सभ्यता बोल रहे हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो पहले वो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि पता रहना चाहिए ना कि अब से आगे को हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन संस्कृति, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति, तो संस्कृतियों में और सभ्यताओं में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो एक बार थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉपरली सिंधु घाटी सभ्यता स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा डिफरेंस है। अभी हम जो आप शब्द पढ़ते हो संस्कृति, उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। संस्कृति, कल्चर, ठीक है, ये क्या होता है? तो संस्कृति आपको सुनने में सिर्फ एक शब्द लग रहा होगा, पर ये एक शब्द नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे भाव हैं मानवीय जीवन के, दैनिक जीवन के, जो पर डे वो जितने भाव उसमें सीमित रहते हैं। संस्कृति जो है आपको एक शब्द लग रहा होगा कि पढ़ने में, सुनने में, कि संस्कृति एक शब्द है, पर ये एक शब्द ना होकर ना एक भाव है जिसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, जो बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करता है संस्कृति, ठीक है। वो मानवीय जितने भी अवयव होते हैं सबको वो शो करने का काम करता है संस्कृति। संस्कृति में हम क्या क्या चीज़ देखते हैं? वैसे तो हम बात करेंगे सिर्फ ये एक वर्ड ही है संस्कृति, ठीक है, पर इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किसको हम कहेंगे कि क्या हमारा कल्चर है, क्या नहीं है ना। तो कुछ सेगमेंट्स होते हैं जो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करके ये बोलेंगे कि ये संस्कृति, यहाँ के लोग ऐसे अलग थे, और मतलब ये संस्कृति दूसरी संस्कृति से डिफरेंट कैसे है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, कुछ सेगमेंट जो है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, जो संस्कृति को डिनोट करते हैं। सबसे पहले कोई भी संस्कृति है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि उसके जो लोग हैं वहाँ के, उनका जीवन निर्वाह कैसा है, ठीक है। जीवन निर्वाह मतलब वो शिकार कर रहे हैं
कृषि कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है, वो एक सेगमेंट हो गया संस्कृति का। अगर वो पशुओं को मार के खा रहे हैं तो ठीक है, वो आखेटक हो गए। कृषि करके खेती करके खा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वो उत्पादक हो गए, ठीक है, कि वो उत्पादक व्यक्ति खेती है ना, खेती वाली उनकी संस्कृति रही है, कृषक थे, ठीक है, ग्रामीण संस्कृति। दूसरा, उसके पास वो रहता कैसे, ठीक है, मकान कैसे है, ठीक है, उसमें मकान, अगर आपके देखते हैं कि जैसे आजकल हर कल्चर में डिफरेंट टाइप के मकान हैं, कभी घास फूस के मकान, कभी गुफा में रहता था, ठीक है, सबसे पहले गुफा में, फिर घास फूस के मैदान, फिर सभ्यताओं में भी लोग रहे हैं, ठीक है, तो वो मकान कैसे घरों में रहता है, ये भी हम संस्कृति की बात करते हैं, ये भी संस्कृति में आता है। उसका कौशल, ठीक है, वो क्या काम करता है, ठीक है, किस चीज़ में वो स्किल्ड है, क्या काम करता है मेनली, किस चीज़ से वो अपना जीवन निर्वाह चला रहा है, क्या स्किल है उसके पास अपने जीवन व्यतीत करने का, ठीक है। तीसरा आता है उसके पास ज्ञान, कि उसके पास ज्ञान क्या है ना, कितना ज्ञानी है, धातु बना सकता है कि नहीं बना सकता है। जैसे हम किसी कल्चर को देखते हैं, जैसे यूरोपियन कल्चर को या आजकल चाइना कल्चर को देख लीजिए, या जैपनीज, सबसे एग्जांपल तो जैपनीज है कि वहाँ का कल्चर है कि वर्किंग कल्चर है, ठीक है, तभी उनकी इकोनॉमी इतने डेवलप करती है। तो कल्चर ये हम देखते हैं कि नॉलेज कितनी है, ठीक है, वो भी एक कल्चर का हिस्सा है। पांचवा हो जाएगा कि वो दूसरे मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, जो ये कल्चर का एक हिस्सा, जैसे एक मनुष्य है, ठीक है, वो कैसे रह रहा है दूसरों के साथ, ऐसा तो नहीं कि उनमें ये कल्चर हो, इसने वाला कल्चर है, पारिवारिक कल्चर है, कबीलाई कल्चर है, या फिर डिफरेंट एक शत्रु वाला कल्चर है ना, मतलब किस तरह से वो बिहेव करते हैं आपस में, एक साथ रहते हैं, परिवार की तरह रहते हैं, या फिर चीज़ें उनमें डिफरेंट है, अलग है, बटी हुई हैं, ठीक है, तो ये एक कल्चर का मेन हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद उसके पास समय, ठीक है, समय क्या है कि उसके पास समय कितना है, वो भी कौन सा समय, फुर्सत का समय, जो खाली टाइम है, ठीक है, खाली टाइम कितना है, खाली समय। ऐसा तो नहीं है कि पहले की तरह सिर्फ उसे अपना भोजन इकट्ठा करना होता था, बाकी जो उसका जीवन होता था सिर्फ, और कोई दूसरी वस्तुओं के कुछ उसकी डिमांड ही नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। तो ऐसा तो कल्चर नहीं था कि सिर्फ भोजन इकट्ठा किया और बाद में सिर्फ वो खाली हो जा रहा, बहुत ज़्यादा टाइम है। फिर ये देखते हैं नेक्स्ट में कि वो जो खाली समय है उसका उपयोग कैसे कर रहा है, ठीक है, ठीक है, खाली समय का उपयोग किन चीज़ों में लगाता है। तो ये आजकल के ये भी कल्चर का एक हिस्सा है, ठीक है, खाली समय का उपयोग कैसे होता है, ये कल्चर बन जाता है। जैसे आजकल हम लोगों ने देखा होगा, अब से 10 साल पहले की बात करें तो खाली टाइम का मैक्सिमम उपयोग क्या होता था कि बच्चे खेलते थे, कुछ एथलेटिक खेल खेलते थे, रनिंग करना, कुश्ती करना, या फिर कबड्डी खो, ये सब खेलते हैं। पर आज का कल्चर क्या है कि बच्चे से लेके बड़े तक क्या होता है, खाली समय कैसे उपयोग कर रहे हैं वो मोबाइल से, ठीक है। तो मोबाइल अब हमारे कल्चर में आ चुका है, ठीक है, तो ये हमारा कल्चर का हिस्सा हो गया, क्योंकि हम जो हमारा टाइम है वो कहाँ पे हम बिता रहे हैं, गेम करके ना करके, या खाली जो काम ना करके कहाँ बिता रहे हैं ज़्यादातर टाइम, मोबाइल का। तो मोबाइल भी क्या है, हमारे आज का कल्चर बन चुका है, ठीक है। 8th क्या है हमारा कि उसका पहनावा कैसा है, ठीक है, पहनावा, उसका पहनावा कैसे है, ठीक है, तो वो क्या पहनता है, कौन से कपड़े पहन रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, ठीक है, तो ये सब भी किसका चीज़ का हिस्सा है, वो उसके कल्चर का हिस्सा है, ठीक है। बाकी जो खान पान, ठीक है, खान पान कैसा है, ये भी क्या, इससे भी क्या चीज़, खान पान से भी क्या होता है, संस्कृति डिसाइड होती है कि वहाँ का खान पान कैसा है, कैसे लोग हैं, कैसे खा रहे हैं, ठीक है, क्या खा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो ये क्या हो गया, खान पान का एक हिस्सा है, ठीक है। कल्चर में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं कि वो कैसे रह रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे पी रहा है, ठीक है, खाली समय का कैसे उपयोग कर रहा है। अब कोई संस्कृति है, ये तो एक कल्चर हो गया, संस्कृति होगी, ठीक है। अब सभ्यता क्या है, सभ्यता किसको बोलेंगे, ये तो कल्चर हो गया, इतने सेगमेंट तो कल्चर के हो गए। जब
किसी संस्कृति, ये तो संस्कृति बन गई कि सब लोगों का ज़्यादातर जो वृद्ध समुदाय, जन समुदाय है, मतलब ज़्यादातर लोगों का यही पैटर्न है कि सेम तरीके से खा रहे हैं, सेम तरीके से बैठ रहे हैं, सेम तरीके का लगभग कौशल है ना। तो ये तो एक संस्कृति होगी, उनका कल्चर हो गया। अब इसको सभ्यता क्या बोलेंगे? तो सभ्यता क्या होती है? अगर ये कल्चर है तो सभ्यता क्या होती है भाई? तो सभ्यता क्या होता है? तो जब किसी संस्कृति को एक वृद्ध जन समुदाय है ना, ठीक है, जो बड़ा जन लोगों का समुदाय होता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है और उसका विकास कर लेता है, ठीक है। जब विकास हो जाएगा संस्कृति का तो क्या हो जाएगी? वो एक सभ्यता हो जाएगी, ठीक है। जब विकसित सभ्यता हो जाएगी, ठीक है, वो एक। तो जब सभ्यता क्या बोलेंगे इसको शॉर्टकट में, अगर एक टर्म में बोलें तो विकसित संस्कृति। मतलब जब कोई संस्कृति इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाए, मतलब डेवलप कब होगी? जब उसको एक जो बहुत सारे लोग हैं, जो पूरा जन समुदाय उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तभी तो डेवलप करेगा ना वो कोई भी चीज़। जब समुदाय एक्सेप्ट करेगा तो सेम तरीके के घरों में रहेगा। मतलब संस्कृति को एक्सेप्ट करना ही है, ठीक है। सभ्यता बनने के लिए एक्सेप्ट करेगा और उसमें कुछ ना कुछ संस्कृति में डेवलप करता रहेगा, स्टेबिलिटी लाता रहेगा, स्थायीपन लाता रहेगा, तो क्या बन जाएगी? एक सभ्यता बन जाएगी, ठीक है। संस्कृति छोटे लेवल पे है, सभ्यता एक बड़े लेवल की चीज़ हो गई, विकसित लेवल की चीज़ हो गई। ऐसे बोलते हैं जब कोई संस्कृति पूर्ण विकसित हो जाए, ठीक है, तो वो एक सभ्यता का रूप ले लेती है, ठीक है। तो इसमें क्या संस्कृति एक प्राइमरी फेज है और ये स्टार्टिंग फेज है, और सभ्यता क्या है? लास्ट फेज है, ठीक है। एक जो कंप्लीट नहीं, परिपक्व है ना, ठीक है, परिपक्व फेज है ना, एकदम विकसित वाला। तो अब बात करते हैं, ये हमने समझ लिया कि संस्कृति सभ्यता में क्या अंतर होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए जो हमारे मानवीय इतिहास में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले पाषाण काल आता है। मतलब पाषाण काल में तीनों, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ठीक है। उसके बाद पाषाण का जब युग खत्म होता है तो जब तांबे की खोज होने लगती है, ठीक है। तांबे की खोज, वो देखिए स्टार्टिंग में जो तांबा होता है, वो तांबा कोई ऐसे नहीं कि फैक्ट्री में उसको उसको फैक्ट्री में विनिर्माण किया जा रहा है उसका, ठीक है, उसके अयस्क से उसको निकाला जा रहा है। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता था। जो नव पाषाण के काल के बाद 3000 BC में जो हमारा ताम्र पाषाण काल आया था, इसमें तांबे के औजार बनने लगे थे, तो वो तांबा प्राकृतिक तांबा होता था, ठीक है, जो नदियों के किनारे मिलता था। उसी को इकट्ठा करके उसी के हथियार बनाए जाते थे, औजार उपकरण उसी के बनाए जाते थे, ठीक है, तांबे के। तो वो प्राकृतिक तांबा होता था, ठीक है। उसके बाद अब तो जो मानवीय इतिहास में सबसे पहले पाषाण, उसके पास ताम्र, ठीक है, तांबे के औजार आए। पर हिंदुस्तान में थोड़ा उल्टा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि अगर हम जनरली बात करें नव पाषाण के बाद, मतलब पाषाण काल के बाद, तो कौन कौन सी हर सभ्यता में कैसे कैसे कालक्रम रहे। नव पाषाण के बाद फिर क्या आया? ताम्र पाषाण, ठीक है, ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया है, ताम्र पाषाण। फिर उसके बाद क्या है? ताम्र पाषाण के बाद क्या आता है? कांस्य। तांबे में जब टिन मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? कांस्य, कांसा मतलब, ठीक है, कांसा बन जाता है। तो ये आ गया कांस्य है ना, जो कांस्य संस्कृति है, कांस्य युग आ गया, ठीक है। इन्हीं औजारों ने इतना मानवीय इतिहास को इतना विकसित किया कि इनको युग बोलने लगे, क्योंकि डोमिनेंस ज़्यादा था पर्टिकुलर मेटल का। ताम्र पाषाण में तांबे का डोमिनेंस ज़्यादा था और कांस्य युगीन संस्कृतियों में कांस्य का। उसके बाद नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण, फिर उसके बाद कांस्य युग, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद ये तो था जनरली, जो जनरली है हमारा, ठीक है। पर जो मानवीय इतिहास की दूसरी सभ्यताओं की बात करें तो वह ऐसे था। पर जो इंडिया की थी, ठीक है, जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडो वैली सिविलाइजेशन, उसमें क्या, उसमें उल्टा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें पहले नव पाषाण काल तो पहले था ही, उसके बाद क्या है ना, पहले कांस्य युग आया है, ठीक है, पहले कांस्य युग आया, उसके बाद ताम्र युग आया, ठीक है, उसके बाद ताम्र पाषाण आया।
तो ये मैं बताऊंगा कि हमारे देश में उल्टा क्यों हुआ, क्या रीज़न थे कि इसके उल्टा होने के क्या रीज़न रहे हैं। ठीक है, जो हमारे देश में पहले कांस्य युग आया, बाद में तांबा आया, वरना तो जनरली पहले तांबा आएगा, तांबे में टिन मिलेगी तभी तो कांसा बनेगा ना, पर हमारे देश में उल्टा हुआ है। क्यों हुआ है वो आप आगे सीख जाए, अभी मैं बताऊँगा तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और लंबा चीज़ें खिंचती चली जाएंगी। जैसे अभी समझा देते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो हाँ, हम स्टार्ट करते हैं अब सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता। अगर कोई सभ्यता रही है, किसी को सभ्यता तो बोल रहे हो, तो उसकी कोई अवधि भी रही होगी। हाँ बिल्कुल रही है। तो इसकी अवधि क्या है, 2550 से 1900, यहाँ पे बीसी भी है, 2550 बीसी से 1900 बीसी तक। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि है। ठीक, इसके बाद क्या है, हम पढ़ेंगे कि इसका विकास। ठीक, कि इसका विकास कहाँ कहाँ हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था, मतलब पहले विस्तार पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ विस्तृत थी, कौन कौन से इलाकों में थी। ठीक है, तो वो मैं एक बार मैप बना देता हूँ, आप भी बना सकते हैं मेरे साथ, वरना पीडीएफ में तो आपको मिलेगा ही। ठीक, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं, एक मैप बना लेते हैं जो हमको डिनोट करेगा हमारी भारतीय सभ्यता, सॉरी हमारी इंडो वैली सिविलाइजेशन को शो करेगा साथ में साथ। ठीक है, ये हो गया आपका इंडिया का मैप। ठीक, ये इंडिया का मैप हो गया, और इसको थोड़ा, क्योंकि अच्छे से हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे नदियों को, तो इसको थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। ठीक है, इसमें हमें देखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे थी, कहाँ पे विकसित हुई है। ठीक है, तो ये हमारा इंडिया का मैप हो गया। अब भी ये बन गया अच्छे से। ठीक, अब इसमें हम इंडिया के मैप के बाद यहाँ पे क्या देखेंगे, ठीक है, ये हम मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा भारत हो गया। ठीक है, दूसरा इधर देखिए, हिमालय जो ऊपर तिब्बत की गांठ है, ठीक, इसको पामीर, सॉरी इसको पामीर का पठार बोलते हैं। ठीक है, जो पामीर की गांठ है, ठीक, वहाँ से कई सारी पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं। ठीक, एक निकलती है हमारे जो इधर होते हुए, ये हिमालय पर्वत श्रेणी है। ठीक है, एक जो है इधर जो पाकिस्तान की तरफ जाती है सुलेमान, और दूसरी किरथर श्रेणी। ठीक है, सुलेमान श्रेणी, किरथर श्रेणी। ठीक है, दो ये हो गई। एक जो चली जाती है
अफगानिस्तान की तरफ इसको बोलते हैं हिंदू कुश श्रेणी, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, ठीक है। इधर जो चली जाती है चीन की तरफ उसको बोल लेते हैं त्वेनसांग श्रेणी या फिर कुनलुन श्रेणी, ठीक है, 2 श्रेणी जाती है उधर, ठीक है। तो ये पामीर की गांठ बनी हुई, विश्व की छत बोलते हैं इसको, ये पामीर की गांठ बनी हुई है। यहाँ ये पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी है, ठीक है। जो रेड कलर से डिनोट किया है ये क्या है, पर्वत श्रेणी। अब इधर क्या है हमारा, तिब्बत, ठीक है। तिब्बत में क्या है, मानसरोवर झील, ठीक है। मानसरोवर से झील से क्या है, 2 नदियाँ निकलती हैं, जो नदियाँ तो कई सारी निकलती हैं, जो 2 नदियाँ इधर की हम बात करेंगे वो, एक तो सिंधु नदी हमारी, ठीक है, जो नीले कलर से ये क्या है, ये सिंधु नदी है। जो रेड कलर से वो क्या है, वो पर्वत श्रेणी, वो समझाने के लिए बस बनाया गया आपको कि पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का एरिया है, ये सब पर्वत श्रेणी है, ठीक है। ये पर्वत श्रेणी है, नदियाँ सिर्फ जो नीले कलर से हैं। ये सिंधु हो गई हमारी, उसके नीचे झेलम, चेनाब, ठीक है। फिर यहाँ पे रावी व्यास, एक रावी नदी हो गई, एक व्यास नदी हो गई, ठीक है। और फिर एक यहाँ से फिर मानसरोवर झील से एक आती है, ये हो गई हमारी सतलुज नदी, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये सप्त सैंधव प्रदेश है, यहाँ 7 नदियाँ हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सा नगर, जैसे सभ्यता कहाँ से कहाँ तक थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तारित थी, क्योंकि हम विस्तार देख रहे हैं, ठीक है। विस्तार यहाँ लिख लेते हैं, हम देख रहे हैं विस्तार, ठीक। ये तो आप समझ ही रहे हैं ना, ये मैं लिखने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी अरब सागर है, ठीक है। ये अरब प्रायद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिनोट करेंगे कि शहर कौन कौन से हैं, कौन कौन से शहर कहाँ कहाँ पे, सभ्यता कहाँ तक फैली थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे उत्तरी भाग था वो था जम्मू कश्मीर में मांडा, ठीक है। सबसे ऊपर वाली भाग को क्या है, मांडा, ठीक। ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, ठीक। यहीं पे एक रावी नदी के किनारे, ठीक है, रावी नदी के किनारे, आज के लाहौर के पास, ठीक है, लाहौर और मुल्तान के बीच में, ये कहाँ है, आज पाकिस्तान में। तो ये जो एरिया, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ, ये क्या है, लाइन खींचेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक नंबर लिख देता हूँ, नंबर 1, ठीक है। तो 1 नंबर क्या है, हड़प्पा, ठीक है। ये 1 नंबर हो गया, ठीक। ये हड़प्पा का मैं यहाँ पे सिर्फ मेन जो शहर हैं, जो नगर हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे उत्तर में क्या है, मांडा, ठीक। ये तो सबसे उत्तर हो गया। सबसे पश्चिम में क्या है, जो मकरान तट पे है, यहाँ पे एक शहर है पर्वतों के पास, यहाँ पे खेती वगैरह नहीं होती है, तो यहाँ पे एक शहर है, उसका नाम है सुतकांगेडोर, ठीक। सुतकांगेडोर कहाँ पे, यहाँ पे। सबसे दक्षिण यहाँ पे क्या है, यहाँ से एक नर्मदा नदी निकलती है, नदी को नीले कलर से ही डिनोट करना है। तो ये नर्मदा नदी है और इसी के किनारे आसपास क्या है, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है, आज के महाराष्ट्र में, ठीक है। और यहाँ पे एक यूपी में एक शहर है जिसका नाम है मेरठ, या पुराना नाम था इसका आलमगीरपुर, ठीक है। ये इसका पुराना नाम हो गया। तो जो इसका हम विस्तार देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, तो उत्तर, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट में देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैली थी, ठीक है। तो उत्तर में कहाँ, उत्तर में मांडा से लेके, दक्षिण में कहाँ, दैमाबाद तक, पश्चिम में सुतकांगेडोर से लेके, पूर्व में आलमगीरपुर तक, ठीक है। ये हो गया इसका विस्तार। अब हम देख लेते हैं इसके प्रमुख नगर
कौन कौन से नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें बेसिकली पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा नगर है वो है हड़प्पा, ठीक, वो 1 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आज का जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, इसको 2 नंबर डिनोट कर लेते हैं। 2 नंबर क्या है, वो है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। उसको क्या लिखेंगे, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो, ये हो गया 2 नंबर, ठीक है। इसी के नीचे एक शहर है, इसको 3 नंबर लिख लेते हैं। तो 3 नंबर पे क्या है, चनहुदड़ो, ठीक है। यहाँ पे आज का जो कच्छ वाला एरिया है, यहाँ पे एक शहर होता था जिसका नाम था लोथल, ठीक है। लोथल, ठीक। यहीं गुजरात में इसके थोड़ा ऊपर एक शहर और है जिसका नाम है, इसको डाल लेते हैं 4 नंबर, इसको कर लेते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर पे क्या है, 4 नंबर पे तो लोथल हो गया, 5 नंबर पे क्या है, इसको क्या बोलेंगे, धोलावीरा। ये कहाँ है, आज के गुजरात में, ठीक है। यहीं एक राजस्थान में एक साइड से सिंधु घाटी सभ्यता की जो बड़ा नगर है उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है, ये इसको 6 नंबर पे क्या है, कालीबंगा, ठीक है। आज के हरियाणा में, ठीक है, मेरठ से थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलेंगे तो आता है हरियाणा में 2 साइड्स हैं, ठीक है। तो दोनों साइड्स का क्या नाम है, एक को 7 बोलते हैं, जो पूरब में उसको 7 और जो पश्चिम में उसको 8, ठीक है। तो जो 7 नंबर है वो क्या है, राखीगढ़ी, और जो 8 नंबर है उसको क्या बोलेंगे, बनावली, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ है, 7 और 8 कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। 4 और 5 कहाँ है, 4 और 5 कहाँ है, गुजरात में। 7 और 8 कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। 6 नंबर जो कालीबंगा है वो कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद जो 2 नंबर मोहनजोदाड़ो है वो कहाँ है, वो है अब आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। 3 नंबर जो है चनहुदड़ो, ये चनहुदड़ो कहाँ है, आज का जो पाकिस्तान है सिंध क्षेत्र वही है, सिंधु नदी के किनारे ही है, ठीक है। एक शहर यहाँ पे है बालाकोट भी लिख सकते हैं, ठीक है, एकदम कराची के पास, जो आज की कराची है जहाँ पे सिंधु नदी का मुहाना है, वहाँ पे एक शहर है बालाकोट, ठीक है। तो ये इसका विस्तार हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तारित थी, ठीक है। तो हम इसको एक बार आपने देख लीजिए अच्छे से, फिर मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि दूसरी चीज़ें भी पढ़ानी है। तो अच्छा, मैं पहले इसी चीज़ पे मैं बता देता हूँ कि मिटाने से पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे व्यापारिक चीज़ें कैसे होती थी। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये शहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं, यहाँ बसने के रीजन क्या है, ठीक है। कैसे जो नवपाषाण काल था, नवपाषाण काल का ईरा था जो चल रहा था, सिर्फ पत्थरों का प्रयोग हो रहा था, तो वहाँ से कैसे डायरेक्ट चीज़ें नगरों में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अभी तो नवपाषाण काल में स्थायी निवास शुरू हुआ था, तो कैसे वो चीज़ें नगरों में कन्वर्ट हो गई। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग 4500 BC है ना, 4500 BC के आसपास मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कहाँ पे है, जो फारस की खाड़ी में, ये फारस की खाड़ी से होते हुए जाएंगे हम यहाँ पे इराक वाले एरिया में, ये है क्या, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता, ठीक है। सुमेर एक नगर का नाम है उसका, उसी के नाम पे पड़ा है सुमेरियन सभ्यता। तो 4500 BC में, 4500 BC में यहाँ तांबे की खोज हो चुकी थी, ठीक है। यहाँ के लोग
तांबे का उपयोग करने लगे थे अपने औजार उपकरण बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ से यहाँ तक आने में जो लोग यहाँ से यहाँ तक विस्तारित हुए, मध्य एशिया से मतलब मेसोपोटामिया से जो लोग विस्तारित हुए, उसको यहाँ तक तांबे का ज्ञान आने में लगभग कितना 1500 साल का टाइम लगा। और यहाँ के लोगों ने 1500 साल बाद जो चीज़ें मेसोपोटामिया में 4500 पहले खोज हो चुकी थी, उसका प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखने को मिला है। सभ्यता का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको नवपाषाण कालीन संस्कृति जो मैं पढ़ा रहा था, नवपाषाण काल, तो उसमें बताया था कि मेहरगढ़ के आसपास स्थायी बस्तियां मिलने लगी थी। तो स्थायी रूप से निवास करना मतलब वहाँ पे लोगों ने पशुपालन स्टार्ट किया, कुछ कृषि स्टार्ट की, खेती स्टार्ट की। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पे धीरे धीरे जो छोटे छोटे गाँव थे, जब कृषि होने लगी तो स्थायी निवास होने लगा और गाँव बड़े होने लगे। ठीक है, गांव बड़े होने लगे और जो कांसे का है ना, कांसे के जो औजार उपयोग होने लगे, तो उससे जो है कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हो गई। मतलब अब सिर्फ ऐसा नहीं था कि जो जीवन निर्वाह भर अनाज उत्पन्न होता था, खाद्य अनाज, अब उससे कुछ अधिशेष उत्पन्न होने लगा। ठीक है, अब जब कुछ लोग अधिशेष उत्पन्न कर ले रहे थे, तो बाकी लोगों को क्या जो खाली टाइम मिलता था, तो उसमें उन लोगों ने अपने कौशल को डेवलप किया। ठीक है, स्किल्ड हो गए, कुछ ना कुछ चीज़ों को स्किल्ड करने लगे, चीज़ें बनाने लगे, तैयार करने लगे। जो छोटे छोटे गांव थे, अब वहाँ पे क्या हुआ, चीज़ें बनने लगी, तो उनको चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए, विनिमय करने के लिए एक जगह, स्थल की ज़रूरत होती थी, जगह की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो उस स्थान पे क्या ना, कुछ एक गांव को चुन लिया जाता था कि जहाँ पे जो यातायात के साधन सुलभ हों, चीज़ें आसानी से पहुँच सके। ठीक है, तो वो इस शहर के रूप में उन्होंने मतलब कन्वर्ट हो गए। वहाँ पे जितने लोग रहते थे स्थायी रूप से, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वहाँ का प्रशासन देखते थे, वहीं का मतलब व्यापार भी वही करते थे, प्रशासन भी वही करते थे शहरी लोग, और बाकी मैन्युफैक्चरिंग का काम भी, जो शिल्पकारी का काम है, वो भी नगरों में ही होता था। ठीक है, गांव सिर्फ कृषि के अनाज मतलब और कच्चा माल, कृषि के अनाज और प्रोवाइड कराता था, और कच्चा माल जो है ना, जो जितने भी जो हमारे खनिज संसाधन थे, उनको कौन प्रोवाइड कराता था, गांव से ही चीज़ों को मिलती थी। ठीक है, बात आती है कि गांव, शहर, जो शहर हैं वो यहीं क्यों बसे। तो शहर को, जब कोई शहर बसता है तो उसकी दो कंडीशन होती हैं। ठीक है, नगर बसने की दो कंडीशन होती हैं। तो ऐसी जगह शहर बसाया जा सकता है जहाँ पे दो कंडीशन फुलफिल हो सकें। सबसे पहला क्या है कि वहाँ से जो शहर की जो दो कंडीशन होती हैं, उनमें पहला क्या है, खाद्यान्न उनको प्राप्त हो सके। ऐसी जगह शहर बनाया सकते हैं कि ऐसा ना हो कि हमने शहर तो कहीं भी बना लिया, पता चला हमें वहाँ पे खाने की चीज़ें ही नहीं मिल रही, अनाज ही नहीं मिल रहा। तो शहर ऐसी जगह पे बनाया जाता था, या आज भी बनाया जाता है, जहाँ पे खाद्यान्न हो। दूसरा क्या है कि वहाँ पे परिवहन साधन, ठीक है, वहाँ पे परिवहन साधन हो। ऐसा नहीं कि ऐसी जगह शहर बसा लिया कि जहाँ पे आना जाना बहुत मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, पता चला शहर ऐसी जगह में बसा रहे हैं कि जहाँ पे हम किसी को पहाड़ी पे चढ़ के जाना पड़ रहा है। तो ऐसी जगह शहर नहीं बसते हैं। वहाँ का शहर तक आने जाने का जो है रास्ता जो है वो सुलभ होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, उन्हें अगर वहाँ पे अगर शिल्पकारी विकसित हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उन्हें क्या हो जाए, कच्चा माल की प्राप्ति हो सके। ठीक है भाई, उसको तांबे से कुछ औजार बनाना है, कोई उपकरण बनाना है, आभूषण बनाना है, तो कच्चा माल तो कहीं से मिलेगा नहीं, मिलेगा। कच्चे माल ही नहीं होगा तो तब से कैसे चीज़ें, फाइन चीज़ें कैसे तैयार होंगी। ठीक है, तो होता क्या था, जो गांव थे उनमें अधिशेष कृषि का उत्पादन हुआ, उनको बेचने के लिए जो मंडियां लगी, जो बाजार बने, वो इन फ्यूचर वो शहरों में कन्वर्ट हो गए। अब हम देखेंगे जो शहरों में जो शहर थे वो कैसे उन्होंने डेवलप किया, कितने डेवलप हुए, है ना, उनकी क्या क्या रचना थी, संरचना थी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा रहेगा, नगर नियोजन। ठीक है, या फिर नेक्स्ट टॉपिक नगर नियोजन से पहले हम पढ़ते हैं प्रमुख नगर में मैं आपको बता देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से हैं। मैंने टोटल जो 8 प्रमुख नगर हैं वही डिनोट किए हैं। ठीक है, सबसे पहला हड़प्पा हो गया हमारा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चन्हुदड़ो, चौथा लोथल, पांचवा धोलावीरा, छठा
कालीबंगा, 7वां राखीगढ़ी और 8वां बनावली। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि नगर नियोजन कैसा था, नगर कैसा था। ठीक है, नगर में प्रशासन कैसा था, नगर बना हुआ कैसा था, आकृति कैसी थी, कहाँ बसे थे, क्यों बसे थे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि क्यों, पहले ये तो देख लिया कि क्यों बसे थे। ठीक है, तो हर नगर नदियों के किनारे बसता था और ऐसी जगह बसता था कि जहाँ से उसके आसपास के गांव उसको खाने पीने की चीज़ें या कच्चा मटेरियल प्रोवाइड हो सके जहाँ से उसको। ठीक है, तो जैसे हड़प्पा हो गया नदी, रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी पे मोहनजोदड़ो हो गया, फिर चनहुदड़ो सिंधु नदी पे बालाकोट हो गया। ठीक है, लोथल हो गया, ये भी भोगवा नदी के किनारे था। 5वां ये धोलावीरा हो गया। ठीक है, छठा हो गया ये कालीबंगा हो गया, मतलब बनावली और राखीगढ़ी हो गई, ये घग्गर के किनारे थे। ठीक है, और ये सरस्वती नदी के किनारे था ये धोलावीरा, सॉरी कालीबंगा। तो ये अब सरस्वती नदी तो अभी नहीं है। ठीक है, वो तो रेगिस्तान में लुप्त हो गई। तो अब हम बात करेंगे कि ये विकास हो गया, कैसे विकास मतलब विस्तार कैसे हुआ और सभ्यता ने विकास कैसे किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे नगर नियोजन। नगर नियोजन कैसा था, जो नगर थे वो कैसे बने थे, क्या क्या व्यवस्था थी उन नगरों में। तो नगर नियोजन में देखते हैं कैसे बने। तो नगर, मैक्सिमम जो नगर थे वो दो पार्टों में डिवाइडेड थे। ठीक है, एक को दुर्ग बोलते थे, ठीक है, ये दो पार्टों में डिवाइडेड थे, एक दुर्ग होता था और दूसरा शहर होता था। दुर्ग जो है पश्चिम, इधर पश्चिम है। ठीक है, इधर वेस्ट है, ये इधर ईस्ट है। ठीक, ये ईस्ट है। तो वेस्ट की तरफ जो होता था वो दुर्ग होता था और उसको ऊंचाई पे बनाया जाता था। ठीक है, दुर्ग में जितने भी भवन थे वो थोड़े विशाल होते थे, बड़े होते थे, क्योंकि जो दुर्ग में लोग रहते थे वो शासक वर्ग रहता था, व्यापारी वर्ग रहता था। इस टाइम पे जो शासक वर्ग थे वो बड़े बड़े व्यापारी होते थे, ऐसा माना जाता है। तो जो दुर्ग में रहते थे वो शासक वर्ग रहते थे और नॉर्मल पब्लिक, जो नॉर्मल जनता थी वो शहर में रहती थी। ठीक है, शहरी जनता, जो शिल्पकार वगैरह थे वो शहर में रहते थे। जो दुर्ग था वो एक 4 दीवारी से घिरा होता था। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से वो 4 दीवारी से घिरा रहता था। ठीक, अब हम अगली बात करेंगे कि शहर बना हुआ कैसा था, इस शहर की व्यवस्था कैसी थी, कैसे उसको उसकी संरचना कहती थी, कैसे तैयार किया जाता था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शहर जो था। जो दुर्ग था, दुर्ग में तो सिर्फ शासक वर्ग रहते थे। नॉर्मल शहर में जो सड़कें होती थी, सड़कें चौड़ी होती थी। ठीक है, पहली बात हम बात करेंगे नगर का जो संरचना थी वो कैसी थी। तो जैसे मान लीजिए ये एक चौड़ी सड़क है, जो मेन सड़क है। ठीक, इसके किनारे क्या होता था, एक ये गांव की मेन सड़क है जो एक बाहरी है ना, जो पूरे गांव की एक मेन सड़क से जाके कनेक्ट हो जाती है। ठीक, जो शहर से बाहर जाने वाली किस रास्ते से जाके मिल जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक गांव की एक ये सड़क हो गई और इसके बाद इसके किनारे घर हो गए। ठीक है, सड़क के किनारे किनारे घर हो गए। ठीक, ये घर है जो सड़क के किनारे बने हुए हैं। इन सड़कों में अब एक सड़क इधर हो गई, एक सड़क इधर भी होगी। ठीक है, इन घरों में जैसे सपोज एक घर यहाँ पे हो गया, फिर घर एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक फिर ये सड़क स्टार्ट हो जाएगी। तो जो घरों का जो मेन गेट होता था, ठीक है, जो मेन गेट होता था वो सड़क की तरफ ना खुल के, मतलब इधर खुलना चाहिए। अगर हम आज के कल्चर को देखें तो लोग अपने दरवाजे गेट की तरफ, मतलब जो अपने गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, वो सड़क की तरफ लगाते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पे मुख्य गाँव की जो मुख्य सड़क, जो नगर की मुख्य सड़क थी, उस पर सिर्फ नाली बनी होती थी साइड में। ठीक है, बाकी इस पे किसी भी घर का मेन दरवाज़ा नहीं खुलता था। ठीक है, मेन दरवाज़ा किधर होता था, घर का जो पीछे की तरफ है ना, सड़क के पीछे की तरफ, घर के पीछे की तरफ एक छोटी सी गली होती थी, छोटी छोटी गलियाँ होती थी।
ठीक है। ये मान लीजिए ये गली हो गई छोटी सी, ठीक है, जो जाके गांव की सड़क से कनेक्ट हो रही है, शहर की सड़क से कनेक्ट हो रही है, ये गली हो गई। तो इन घरों के दरवाजे इसी पे खुलते थे, ठीक है, यहाँ पे गली में खुलते थे, ना कि मेन सड़क पे, ठीक। घर से पीछे की तरफ ये घर है, इसका घर मतलब फ्रंट ये होना चाहिए, पर दरवाजे इधर से खुलते थे, ठीक है। घरों में दरवाजे खिड़की सब लगे होते थे। तो ऐसे हमारा नगर डिवाइडेड था, ठीक है, घर डिवाइडेड थे नगर के। बाकी हम अगर रास्तों की बात करें तो रास्तों में नालियाँ होती थी प्रॉपरली, जो जल निकास प्रणाली थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। नाली होती थी और नालियों में कुंड बने होते थे, ठीक है, जैसे सड़क के किनारे पे नाली बनी हुई है और जगह जगह पे इस पे कुंड भी बने होते हैं, इसको मल कुंड बोलते थे। एक्चुअली जो गाद पानी से मिल के आती थी वो जगह जगह पे इन कुंडों में जमा हो जाती थी और बाद में ये कुंड साफ कर दिए जाते थे और मतलब कभी नाली चौक नहीं होती थी, ठीक है। तो ये हो गया इसका जो नगर की जो सड़कें और घर का विभाजन हो गया, ठीक है, कैसे कैसे बनाए गए थे घर और नगर कैसा था, ठीक। बाकी अगर हम पर्टिकुलर घर की बात करें तो हर घर में एक कुआं होता था, ठीक है, नहाने का स्नानगार भी होता था। बाकी घर में कुछ कमरे ऐसे भी मिले हैं घर में जो सड़क के किनारे बनाए जाते थे, जो आने जाने वालों के लिए थे, ठीक है। कुछ मजदूर लोगों के लिए, जो मजदूर बाहर से आते थे काम करने के लिए, जिनके प्रॉपर वो स्थायी निवासी नहीं थे, तो उनके लिए कुछ मकानों की भी व्यवस्था की गई है ना, तो उनको बैरक बोलते हैं। बैरक के कमरे मतलब कुछ कमरे बनाए गए थे जिनको एज ए मजदूरों के लिए बैरक के रूप में यूज़ किया जाता था, ठीक है। वो गाँव में कहीं भी होते थे, ठीक। अब बात करेंगे किसकी, ये नगर नियोजन हो गया, ठीक है। और एक इसकी मेन बात ये थी, जैसा आपने देखा होगा कि सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 एंगल पे काटती हैं, ठीक है। सड़कें एक दूसरे को 90 एंगल पे काट रही थी, मतलब चौकोर। ऐसा नहीं है कि वो जैसे ये एक सड़क इधर से आ रही है, एक सड़क इधर से आ रही है तो दूसरी सड़क ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 विभाजित था नगर, मतलब सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, ठीक है, एक दूसरे को। तो ये नगर नियोजन हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और इससे आगे का जो जितना भी सिंधु घाटी सभ्यता है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखिए आप, उसमें इसके आगे की हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे दोबारा से। तब तक के लिए थैंक यू।